नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। उत्तर प्रदेश में पहले जब जितने अलग अलग मदरसे थे उनका सर्वे होने की बात चल रही थी तो ये बात कही जाने लगी कि ये छोटा एनआरसी है, छोटा सीएए है। इस किस्म के आरोप लगाए असदुद्दीन ओवैसी ने। और अब उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसको एक कदम और आगे लेकर के गए हैं। वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टीज हैं उनका भी अब सर्वे होने जा रहा है। आइए आपको एक एक करके बताएं कि इसमें क्या कार्रवाई होने जा रही है। दरअसल यूपी सरकार एक योजना बना रही है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इसकी जानकारी दी है। भूमाफिया द्वारा वक्फ की जमीन के कब्जे की शिकायतें आ रही थीं सरकार के पास, ऐसा उनका कहना है। यह गरीब मुसलमानों के भले के खिलाफ है, ये बहुत सारे लोगों का कहना है। सरकार का ये मानना है कि ये उन गरीब मुसलमानों के हक की बात है क्योंकि कुछ लोग कब्जा करके बैठे हुए थे। अल्पसंख्यक कल्याण सचिव ने यह आदेश जारी किया है। सभी जिलों के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और कमिश्नरों को आदेश दिया गया है कि अपने इलाकों में ऐसी संपत्ति का ब्यौरा लें और 1 महीने के अंदर अंदर रिपोर्ट दें। तो ये मदरसों के बाद अब वक्फ बोर्ड की जितनी प्रॉपर्टीज हैं, संपत्ति है, उसका भी सर्वे होने की बात है। इससे पहले मदरसों का सर्वे हुआ था। यूपी सरकार ने निजी मदरसों का सर्वे किया था। मदरसों के हालात और सुविधाओं का सर्वे हुआ। सरकार का ये दावा था कि इससे उन्हें फायदा होगा। सरकार का ये दावा था कि मदरसों पर बुलडोजर नहीं चलेगा। मदरसे जो सर्वे हैं वो छोटा एनआरसी है, ये बात कही थी असदुद्दीन ओवैसी ने। अब आज जब ये बात फिर सामने आई है कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी के सर्वे हो रहे हैं, सरकार का आरोप यह है कि भूमाफिया की तरह कुछ लोग ने ऑपरेट किया और वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीन दबा ली या दबोच ली। उस पर असदुद्दीन ओवैसी का एतराज है। उनका कहना है कि सिर्फ वक्फ बोर्ड की ही संपत्ति पर नजर क्यों है, हिंदू मंदिरों और मठों के बोर्ड की भी जांच होनी चाहिए, वे भी सरकारी हैं। वक्फ न निजी न सरकारी संपत्ति है। ये सर्वे निशाना बनाने का काम है। मदरसों का सर्वे भी एक साजिश थी। ये ज्यादा बड़ा एनआरसी है, ये एमआईएम का कहना है। और एमआईएम ये भी कह रही है कि सरकार मुसलमानों को निशाना बना रही है। इससे पहले कि हम अपनी चर्चा शुरू करें, आइए आपको सुनाते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा। आप कह रहे हैं कि हम मालूम करेंगे। क्या मालूम करेंगे भाई? आप सिर्फ वक्फ प्रॉपर्टीज को क्यों मालूम कर रहे हैं? आप हिंदू एंडोमेंट बोर्ड के प्रॉपर्टी से उसका भी तो इंक्वायरी करिए ना, सर्वे करिए कि उसमें क्या हाल हो रहा है। आखिर रुकेगा कहां बात? ये मैं शुरू से कह रहा था आपको कि देखिए ये मदरसा जो सर्वे कर रहे हैं इसके पीछे इन लोगों की एक हरकत है, इनका एक साजिश है, एक मंसूबा है, दिन ब दिन सामने आ रहा है, दिन ब दिन सामने आ रहा है। तो आपको देखना चाहिए ना कि ये वक्फ जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। सूर्य प्रकाश मैथिल नेता हैं बीजेपी के, असीम वकार प्रवक्ता हैं एमआईएम के, विशाल मिश्रा, डॉक्टर विशाल मिश्रा पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं, और मनोज यादव नेता समाजवादी पार्टी। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। मैथिल जी, सबसे पहले मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। अभी आपने ओवैसी साहब का बयान सुना होगा। उनका यह कहना है कि अगर आप जो संपत्ति का सर्वे करा रहे हैं ये देखने के लिए कि कोई भूमाफिया तो नहीं बन गया है, धर्म के नाम पर, वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीन तो नहीं कब्जा ली है, और अगर जमीन कब्जा ली है तो उसका सर्वे किया जाए। मेरा यह कहना है कि यह प्रक्रिया, जमीन कब्जाने की प्रक्रिया, ये सब धर्म के जो मठ हैं, जैसे उनका आरोप यह है कि मठ हैं, मंदिर हैं, उसके भी बोर्ड्स के ऊपर तमाम आरोप होते हैं कि वो भी जमीन कब्जा लेते हैं। तो फिर आप सबके खिलाफ कीजिए, सिर्फ वक्फ बोर्ड और मदरसों पर सर्वे क्यों? आपका जवाब। धन्यवाद संकेत भाई। पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए संकेत भाई, आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया कि आखिर क्या कारण है कि केवल और केवल वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है उसी ही की जांच हो रही है, सर्वे हो रहा है। क्योंकि कारण यह है कि 1995 की जो वक्फ बोर्ड एक्ट है, उस एक्ट में वक्फ बोर्ड को बहुत सारी ऐसी शक्तियां दी गई हैं जो कि ना तो हिंदू बोर्ड्स को दी गई हैं, ना सिख को, ना पारसी को, ना जैन को, किसी को नहीं। केवल और केवल वक्फ बोर्ड के पास में ताकत है कि वो किसी भी संपत्ति को निजी नहीं,
किसी सोसाइटी या ट्रस्ट की संपत्ति को यदि वो कहता है कि ये मेरी संपत्ति है, तो उसकी वो खुद भी जांच भी कराएगा, और यदि वो मानता है कि हाँ ये संपत्ति है, तो वो उसमें अपने में मिलाने की तैयारी कर लेगा, वो ऑर्डर कर देगा कि ये मेरी संपत्ति है। और उस ऑर्डर को डीएम को यदि वो अपेक्षित करता है कि यहां पर अतिक्रमण है, इस अतिक्रमण को हटाइए, और इस अतिक्रमण को हटाने के बाद ये संपत्ति वक्फ की है, तो डीएम साहब को हटाना पड़ेगा। उसके अलावा यदि इस फैसले के खिलाफ यदि कोई कोर्ट जाना चाहे, सिविल कोर्ट, तो वो सिविल कोर्ट भी नहीं जा सकता, उसको वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल में ही जाना पड़ेगा। और वहां पर वक्फ बोर्ड के जो ट्रिब्यूनल में बैठे हैं जज, उनके पास में सिविल कोर्ट के बराबर शक्तियां हैं, वो जो निर्णय देंगे वो दोनों पार्टियों को मानना पड़ेगा, और उसके बाद उसकी अपील ट्रिब्यूनल में नहीं हो सकती, केवल हाई कोर्ट में उसकी अपील हो सकती। ये ऐसी शक्तियां हैं 1995 वक्फ बोर्ड की, जिसका कि दुरुपयोग हुआ है भारी मात्रा में। और यही कारण है कि परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी वक्फ बोर्ड के अंदर व्याप्त भ्रष्टाचार और गुंडई को खत्म करने के लिए, गरीब पसमंदा मुसलमानों को उनका हक दिलाने के लिए ये कार्य कर रहे हैं, और हम सबको इसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि केवल और केवल इस सर्वे की मंशा है कि जो अवैध रूप से अपराधियों ने कब्जा रखी है प्रॉपर्टीज वक्फ बोर्ड के नाम पे, उनको रिलीज कराया जाएगा, उसका सर्वे हो रहा है। इसमें कोई परेशानी मेरे को लगता है असीम होनी वकार नहीं और चाहिए। मनोज यादव एक एक करके आपका जवाब। असीम वकार, पहले आपसे सवाल पूछूंगा, क्या दिक्कत है? मैथिल जी का ये कहना है कि अगर कोई चीज वापस ली जा रही है, अवैध रूप से अगर कुछ हुआ है, नहीं होगा अवैध तो कुछ नहीं होगा, अवैध है तो वापस हो जाएगा, क्या दिक्कत? नहीं, जवाब नहीं दिया इन्हीं। देखिए, मैंने जब ये बयान, कल आदेश आया तो मैंने एक बयान जारी किया था कि मदरसों का सर्वे, वक्फ का सर्वे, सारे सर्वे आप मुसलमानों को कर लीजिए कि कहाँ से प्रॉपर्टी जा रही है, किसने कब्जा किया है, कहाँ कौन सी प्रॉपर्टी है, और सरकार की प्रॉपर्टी कहाँ शामिल की गई है, और पैसे कहाँ से आ रहे हैं, और फंड कहाँ से आ रहा है। जो धर्मशालाएं हैं, मठ हैं, मंदिर हैं, इनके जो ट्रस्ट हैं, उनमें भी बहुत बड़े बड़े घपले हो रहे हैं, उनमें बड़ी बड़ी जमीनें हैं। उसकी जांच क्यों नहीं होगी? बहुत बड़े बड़े फंड आ रहे हैं, अवैध फंड, अवैध पैसा आ रहा है। अभी आप ही लोग ने दिखाया चैनल्स के ऊपर कि इलाहाबाद में जो नरेंद्र गिरी जी की डेथ हुई थी, उनके कमरे को जब खोला गया कई दिनों के बाद, तो न जाने कितने करोड़ रुपया और कितने किलो सोना मिला उसके अंदर। ये क्या अवैध पैसा था जो मिला है? कारतूस भी मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है उसके अंदर। हिंदुओं का पैसा है, अब वो हिंदुओं का पैसा है, वहां पर तो ये आपका पैसा है, ये नहीं, हिंदुओं का ये पैसा है। और देखिए, आपको बेहुदा बता जवाब दूं, मत सुन दीजिए लीजिए पूरी बात को आप। बैठकर। सुनिए, सरकारी ट्रस्ट, सुनिए, बात सुनिए पहले आप। बेहुदा जवाब मत दीजिए बैठकर। को कंट्रोल बात करती हो रही है कि जो वैध और अवैध चढ़ावा की। चढ़ाया जाता है वो सरकारी खाते संकेत में जी, जाता क्या है। ऐसी बात की जाएगी? भी एक एक मस्जिद करके, का बता मैथिल जी, दीजिए, एक एक करके जहां आपको पर राइट टू सरकारी रिप्लाई दे अकाउंट में दूंगा। जाता हो पैसा। मैथिल जी, राइट टू रिप्लाई आपको दे दूंगा, आप अपनी बात कह दीजिएगा एक एक करके। थैंक यू। बताइए असीम जी। देखिए, एक स्वामी नित्यानंद का एक धार्मिक स्वामी था, उस पे बलात्कार के, अपहरण के, न जाने कौन कौन से अपराध लगे हुए थे उस पे, जो स्वामी नित्यानंद पर। वो कितना पैसा उसके पास था कि उसने कोलोराडो के पास जाके एक द्वीप लेके अपना देश बना दिया कैलासा के नाम से। तो पैसा कहां से आया है? अवैध नहीं है वो, जांच किया आपने क्या उसकी प्रत्यर्पण की बात की? चलिए, तो आपकी बात से ये समझ में आ रहा है कि आपका ये कहना है कि मेरा ये फिर सिर्फ मानना किसी एक ये धर्म है के कि खिलाफ अगर ना हो, आप वक्फ जो भी अवैध रूप से कब्जा सर, कर एक रहा लाइन है, और आप बोल सबके दूं। खिलाफ कार्रवाई करें। मनोज सर, यादव, आपके एक पास लाइन आना बोल चाहता दूं, हूं, संकेत आप भाई, किस तरीके जो से देखते हैं? मकसद देखिए, है- मैथिल जी जो नहीं, हैं, मकसद- उन्होंने ये बात समझाने की कोशिश की कि क्यों वक्फ जो है वो उस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उनका ये कहना है क्योंकि इसके पास पावर बहुत ज्यादा है। ये उन्होंने एक स्पष्टीकरण देने की कोशिश की, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? संकेत जी, मैं बड़ी साफगोई से एक बात इस चैनल पे रखना चाहूंगा और मैथिल जी को याद दिलाना चाहूंगा। मोदी जी ऐतिहासिक प्रधानमंत्री हो चुके हैं, बीजेपी ऐसा हमेशा कोट करती है। भारतीय इतिहास में
वो सबसे सशक्त प्रधानमंत्री। जब जीएसटी लेके आए तो सबके लिए लाए, किसी एक धर्म के लिए नहीं थी, किसी एक जाति एक संप्रदाय के लिए नहीं। नोटबंदी जब लेके आए तो वो सबके लिए थी। तो मोदी जी जो काम लगभग करते हैं वो कोई एक पक्षीय काम करने पे विश्वास नहीं रखते। लेकिन योगी हिसाब किताब हमेशा डिसबैलेंस रहता है, कभी एक तरफा हो जाता है, कभी दूसरा तरफा हो जाता है। तो आखिर बीजेपी किस तरह से राजनीति करना चाहती है? एक महत्वपूर्ण बिंदु ये है इस देश में, इस पे बहस होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे आपने नौजवानों को नौकरियों के लिए, एडमिशन के लिए तमाम सारी लड़ाई एनडीटीवी ने लड़ी। इस देश में वैध और अवैध क्या क्या है ये डिसाइड होना चाहिए और पहले से मतलब क्लियर कट होना चाहिए। वक्फ वैध है अवैध है, मंदिर अवैध है वैध है, धर्मशालाएं वैध हैं अवैध हैं, या जो बाबाओं, सन्यासियों, संतों के जितने भी मठ्स हैं, जो उनकी तमाम सारी प्रॉपर्टीज हैं, वो वैध हैं अवैध, ये सब कुछ स्पष्ट होना चाहिए। जो सड़क के किनारे मंदिर बना है, जो मजार बनी है, जो सड़क के किनारे कोई दूसरे धर्म का स्थल बना है, जो 120 मीटर के दायरे के अंदर है, वो वैध है अथवा अवैध है। ये एक डिस्कोर्स, ये एक पूरा एक लेखा जोखा भारत सरकार को, उत्तर प्रदेश की सरकार को, देश के सभी प्रांतों को सामने रखना पड़ेगा। जब तक ये चीजें सामने नहीं आएंगी, मैं ये समझूंगा कि ये सरकार एक आंख से काम कर रही है, वन साइडेड वर्क कर रही है। हम किसी अवैध चीज का समर्थन नहीं करते, वो कुछ भी हो, किसी भी जाति, किसी भी धर्म के लोगों के पास हो। लेकिन मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूं संकेत जी, और बेहतर आपको समझ में आ जाएगा और आपके करोड़ों दर्शकों को भी। एक उत्तर प्रदेश में वसीम रिजवी जी थे, वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष थे, और आपको पता है 6 साल तक वो बीजेपी के गुण गाते रहे। और तो और दूसरी महत्वपूर्ण बात, अरे थोड़ा धैर्य रखिए, मैं बोल लूं आप बोलिएगा। इसके बाद वो जितेंद्र त्यागी बन गए, मतलब वसीम रिजवी से जितेंद्र त्यागी बन गए, और जितेंद्र त्यागी बनके भी वो अभी तक सेफ साइड हैं, बचे हुए हैं। उनको किसी तरीके का किसी भ्रष्टाचार में अब तक इस सरकार ने ना जांच कराई, ना फंसाया, ना जेल गए। जिस तरीके से उनपे कार्रवाई होनी चाहिए थी, जिस तरीके से उनपे आरोप लगाए गए थे, वक्फ बोर्ड पे जितने आरोप लगे थे, उन सारी चीजों को बीजेपी ने निगलेक्ट किया। और सिर्फ इसलिए कि उस का चेयरमैन जो था, वो चेयरमैन बीजेपी के, योगी जी के, मोदी जी के गुणगान कर रहा था, पत्र लिख रहा था, चिट्ठियां लिख रहा था, और लास्ट में उसने अपना धर्म भी बदल लिया। ये बहुत सारी चीजें हैं। तो मेरा बीजेपी से ये कहना है मौजूदा सरकार में, वो ये स्पष्ट कर दें कि इस देश में क्या वैध है क्या अवैध है, उस आधार पे पूरे देश में जांच हो जानी चाहिए। ठीक है, चलिए इससे पहले मैथिल जी वापस आऊं, डॉक्टर विशाल मिश्रा भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर मिश्रा, आप मुझे ये बताइए कि बात अगर वैध और अवैध की आएगी तो बहुत दूर तलक जाएगी, क्योंकि अगर हम अयोध्या का ही जिक्र कर लें, मेरा गृह जनपद, वहां पर आप देख लीजिए कि मंदिर निर्माण का काम जैसे जैसे चल रहा है, उसके साथ साथ बीजेपी के बहुत सारे नेताओं पर यह आरोप लग गया है कि वो प्रॉपर्टी डीलर बन गए हैं, कि वो किस तरीके से रजिस्ट्री अपने नाम पर करवा ले रहे हैं, सबके सब ज़मीन किस तरीके से ले रहे हैं। तो वैध और अवैध का ये जो वाद विवाद है, आपको नहीं लगता है कि एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव होना चाहिए? एक, जैसे कि अभी मनोज यादव कह रहे थे कि अब एक आंख से कार्रवाई मत कीजिए, दोनों आंख खोल करके करिए। देखिए संकेत जी, सबसे पहली बात ये उठती है कि जैसे ही कोई काम भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों में या भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा उठाया जाता है, तो सबसे पहले उसका विरोध कर देना एक स्वाभाविक सी प्रतिक्रिया बन गई। क्यों बन गई है वो तो बात की बात है, लेकिन बस प्रतिक्रिया करना है। आप देखिए, आप इसके पहले जब मदरसों का सर्वे हो रहा था तो भी प्रतिक्रिया आई थी, अरे क्या पढ़ाया जा रहा है, कौन पढ़ा रहा है, सर्वे तो हर चीज का होता है। लेकिन नहीं, प्रतिक्रिया वहां भी थी। यहां भी आप देखिए कि वक्फ संपत्तियों को सुव्यवस्थित ढंग से राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराने के लिए 7 अप्रैल 1989 को शासनादेश जारी किया गया, और उस शासनादेश के तहत पाया गया कि वक्फ की संपत्तियां, मतलब कुछ बंजर में दर्ज है, कुछ ढीटा में दर्ज है, उनका सीमांकन नहीं हो पाया ठीक से। तो आप ये बताइए कि उनका सही तरीके से सीमांकन हो, राजस्व अभिलेखों में दर्ज हो,
और जिन लोगों ने वक्त की संपत्तियों पर अवैध कब्जा कर रखा है, सर इसमें किसी यदि को उसको आपत्ति नहीं हटाया जा है। रहा सवाल है, दूसरा मतलब था। यदि उसको सर्वे करने यदि आपने मेरा सवाल सुना होता है, यहाँ बात ये नहीं हो रही है। बात ये हो रही है कि अगर हम क्या लीगल है और क्या इलीगल है इस बात में जा रहे हैं, तो क्या वो वक्फ और मदरसों से ऊपर उठ करके एक कार्रवाई होनी चाहिए, न्याय सबके लिए समान, नहीं, या हम ये माने कि सारी जमीन पर कब्जा बस वक्फ बोर्ड ही कर रहा है और कहीं कोई कब्जा नहीं करता, या किसी धर्म में अवैध नहीं, अवैध रूप से धर्म के नाम पर कोई और कब्जा नहीं करता। नहीं, बात ये हो रही है कि सर्वे शुरू करते हैं सर्वे से। तो जब सर्वे हो रहा है, किसी भी चीज का सर्वे हो रहा है, तो सबसे पहली बात ये उठती है कि उस सर्वे से आपत्ति तो किसी को नहीं होनी चाहिए। तो मेरा ये तो निवेदन यहां पर यही है डॉक्टर विशाल मिश्रा, सर्वे जो है, अगर सरकार ने ये बोला होता कि सारे धार्मिक स्थलों के या जितने बोर्ड हैं उन सब के पास जितनी संपत्ति है उसका सर्वे, तब तो बात लगती कि हाँ देखिए अवैध अतिक्रमण और अवैध कब्जे और भू माफिया के खिलाफ समूची कार्रवाई। नहीं, जब आरोप लगे थे, मैं वहां से आ रहा हूं। जैसे शुरुआत करते हैं कि जब मदरसे के सर्वे की बात की गई, तो आप भी जानते हैं संकेत जी कि सरकारी स्कूलों का सर्वे करने के लिए, बाकी प्राइवेट स्कूलों का सर्वे करने के लिए DIS होते हैं, उसके बाद BSA होते हैं। तो जब है ऑलरेडी और सर्वे, और आप भी जानते हैं कि स्कूलों का निश्चित समय पर सर्वे होता है, एक एनुअल फॉर्म होता है, वो भर के सबमिट करना होता है। लेकिन जानबूझ के ये नैरेटिव सेट क्यों कर दिया जाता है? अब यहीं पर बात करिए, सेना के बाद, रेलवे के बाद सबसे बड़ी अगर जमीन है लगभग 8 लाख एकड़ के आसपास, तो वो तो वक्फ बोर्ड के पास है। यदि उसकी संपत्ति को कुछ लोगों ने अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है, तो उसका सर्वे होगा तो सामने आएगा, कम से कम वो जमीनें वापस करवाई जाएंगी। अगर सरकार की नीयत पे सवाल तुरंत क्यों उठा लिया जाता है कि नहीं ये असीम वकार, जल्दी से आपका जवाब, उसके बाद सूर्य मैथिल अपनी बात कहेंगे। असीम वकार। नहीं, देखिए बहुत सीधी सी बात। मनोज यादव जी बोल रहे थे, सपा नेता हैं। मैं कुछ कहना चाह रहा था, आप मेरी बात काट के वहां चले गए। मैं ये कहना चाह रहा था कि बहुजन समाज पार्टी ने वसीम रिजवी को अध्यक्ष बनाया था। समाजवादी पार्टी के दौर में आजम खां के ये आंख के तारे हो गए, समाजवादी पार्टी ने कंटिन्यू किया। फिर भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई तो बीजेपी ने भी कंटिन्यू किया वसीम रिजवी को। यही बात लागू होती है जुफर फारूकी पर। इस 15 साल में आप बता रहे हैं घपले घोटाले हुए, तो किए किसने? जो अध्यक्ष है, सवाल उस पर खड़ा होता है ना। पहले अध्यक्ष हटाइए आप। वसीम रिजवी के खिलाफ CBI जांच हुई, CBI जांच का क्या रिजल्ट आया? बात उस पर बड़े बड़े आरोप, आपने जेल नहीं भेजा। सरकार की मंशा अगर सरकारी जमीनों से कब्जे खाली कराना या ईमानदारी से सर्वे करना होता, तो जितने बोर्ड हैं, जितने आपके ट्रस्ट हैं, सबकी जांच कराइए। आपका मकसद गलत है। आप जो ये जो वक्फ बोर्ड की जमीनें हैं, ये किसी एक मौलाना की या किसी एक परिवार की नहीं है, या किसी एक भूमाफिया की नहीं है। ये पूरी मुसलमान कौम की संपत्ति है। इस पर ना सरकार का हक है, ना किसी परिवार का हक है, ना किसी भूमाफिया का हक है। लेकिन आपका जो मंशा है, आप साफ नहीं कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा टॉपिक से हटूंगा। वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में जो दीदी की सरकार है, वो अरबों रुपए की प्रॉपर्टी वक्फ की सरकारी कब्जे में लिए हुए हैं और उसे खाली नहीं कर रही हैं, उसका किराया भी नहीं देती हैं। 50 पैसे और 25 पैसे और 1 रुपए और 1.5 रुपए के किराए पर हैं प्रॉपर्टियां बड़ी बड़ी। सरकार खुद का अवैध कब्जे किए हुए है। आप खाली कीजिए और खाली करके जो मुसलमानों की प्रॉपर्टियां, मुसलमानों का जो हक है, उनको दीजिए। मैंने कोई नाजायज बात नहीं की। सूर्य प्रकाश मैथिल, क्या किसी धर्मशाला में या किसी मंदिर में या किसी मठ में, क्या ट्रस्ट में जमीनों घोटाले नहीं है? तो मैथिल जी यहाँ पर एक एक करके, चाहे असीम वकार हो या मनोज यादव हो, उनका बार बार एक ही बात कहना है कि अगर आपको अवैध कब्जा हटाना है तो कार्रवाई समूची हो, एक तरफा ना दिखे, एक तरफा होती हुई बात ना हो। वरना ऐसे लगेगा कि जिस तरीके से 80-20 की बात कही गई या अब्बा जान की बात कही गई, उसी श्रृंखला में 2 कदम और आगे चलती हुई दिख रही है उत्तर प्रदेश की सरकार। देखिए संकेत भाई,
यहां पर पूरी डिबेट में दोनों ही पैनलिस्ट ने बार बार एक ही प्रश्न उठाया कि आखिर केवल और केवल वक्फ की संपत्ति का ही क्यों सर्वे हो रहा है। तो मैं इसमें पुनः एक बात क्लेरिफाई कर दूं और पूछना भी चाहूंगा दोनों पैनलिस्ट से कि क्या उन्होंने 1995 का वक्फ एक्ट पढ़ा है, उनको जानकारी है। मुझे एक केवल सिंगल लाइन में यह बता दें, कौन से धर्म में इस्लाम के अलावा या वक्फ के अलावा सरकारी जो शक्तियां हैं किसी और धर्म के बोर्ड को दी गई। कौन से ऐसे धर्म, कौन सा ऐसा बोर्ड और है वक्फ के अलावा जिसके पास ये अथॉरिटीज हैं कि वो सिविल कोर्ट की तरह काम कर सकता है, डीएम को ऑर्डर कर सकता है और वो जिस संपत्ति को चाहे उस संपत्ति को अधिग्रहित कर सकता है। ये मैं पूछना चाहूंगा आसिम बकार से और मनोज यादव से। और तीसरी चीज सबसे महत्वपूर्ण जो है, आज जवाब दे रहा हूं आपको, आसिम भाई, अब वही नियम आपके ऊपर लागू लीजिए ना, इतनी उतावला किस बात का है? जरा खत्म हो जाने दीजिए, उसके बाद आपके पास आऊंगा, आपको भी राइट टू रिप्लाई देंगे। हाँ, और सूर्य प्रकाश में सबसे महत्वपूर्ण बात कि यह सर्वे यही खत्म नहीं होगा ना। यदि वहां पर सर्वे हो रहा है तो सर्वे किस लिए हो रहा है? सर्वे वहां पर इसीलिए हो रहा है ना कि जो अभी डॉक्टर मिश्रा ने एक बहुत बड़ी बात कोट की कि इस समय में वक्फ के बाद वक्फ बोर्ड के बाद में देश के अंदर सबसे ज्यादा जमीन है, तो उसका सर्वे तो अत्यंत आवश्यक है। और महत्वपूर्ण बात, सरकार से जब शक्तियां एक वक्फ बोर्ड को मिली हुई हैं तो सरकार को अधिकार है भैया कि वो वहां पर सर्वे कराए। और अगर इसको मदरसे से जोड़ा जा रहा है कि आप मुझे ये बताइए कि एक सवाल नियत पर भी उठ रहा है कि सर्वे के पीछे की नियत क्या है, मंशा क्या है? संकेत भाई, मंशा केवल इतनी है कि अपराधियों का खात्मा होना चाहिए, भ्रष्टाचारियों का खात्मा यही सवाल मैं पूछ रहा हूं। तो जो अपराधी हैं, मैंने अभी अयोध्या का उदाहरण दिया था, आप ये बताइए क्या अयोध्या जो राम तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है, क्या उसके जो लोग वहां काम करते हैं उनके ऊपर आरोप नहीं लगा था? देखिए क्या वहां पर ये बात नहीं थी कि किस तरीके से लोग प्रॉपर्टी डीलर हो गए हैं, किस तरीके से लोग ट्रस्ट के नाम पर इधर से उधर जमीन उलट फेर कर रहे हैं? संकेत भाई, 2 मिनट के अंदर रजिस्ट्री में 4-4 गुना दाम बढ़ जा रहा है ना। सुन लीजिए ना संकेत भाई, प्रॉपर्टी का जो बिजनेस होता है या जो भूमि का जो बिजनेस होता है, उसके अंदर यदि आप प्रश्न उठाएं किसी व्यक्ति के ऊपर, तो मैं इतना ही कहूंगा, यदि वहां पर किसी भी प्रकार का कोई वहां पर गलत काम चल रहा है तो ये जो विपक्ष बैठा है, क्या इनके हाथ बंधे हुए हैं? नहीं, मैं आपको बता दूं, आपकी अपनी सरकार ने और आपकी अपनी अथॉरिटी में, आपकी अपनी अथॉरिटी ने अयोध्या में लोगों पर सवाल उठाए, आपने अपने खुद के नेताओं पर सवाल उठाए हुए हैं, जिससे यह साबित होता है कि बहुत सारे लोग वहां प्रॉपर्टी डीलर बन गए। जानकारी शायद मेरे हिसाब से आपके पास जानकारी का अभाव है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि ऐसा होता तो समाजवादी मुझे जानकारी, मेरा गृह जनपद है सर। ना, आपका गृह जनपद हो सकता है, मैं आपको बता रहा हूं, आप चाहें तो अभी इस प्रोग्राम के बाद मैं आपको न्यूज़पेपर कटिंग दे दूंगा ना, मेरे संग शेयर कीजिए। मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार किसी भी गलत व्यक्ति को बख्शने वाली नहीं है। धर्म से ऊपर उठकर मनोज यादव और उसके बाद फिर आसिम बकार को राइट टू रिप्लाई। मनोज यादव पहले। देखिए, हमारे संविधान में संकेत जी बहुत सारे अधिकार हमको दिए, चाहे राइट टू स्पीक का हो, राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, राइट टू प्रेयर, सब हमारे संवैधानिक ढांचे का हिस्सा है। उसी के आधार पे हम काम करते हैं। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने ही पूर्व में अपने पहले कार्यकाल में वहां की अयोध्या के तमाम मामलात की जांच के आदेश दिए। इस पर बड़ी बहसें हुई है। अगर मैथिल जी को नहीं मालूम है तो मेरे ख्याल से अपडेट होना पड़ेगा। नहीं, मैं आपको मैथिल जी को मैं राइटअप भेज दूंगा। जी, ये जनता से किसी से नहीं छुपा हुआ है कि वहां कैसे हर आदमी प्रॉपर्टी डीलर बन गया, कैसे रातों रात जमीन जो है वो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रही है दाम में। नहीं, अभी उसको बेचा जा रहा है। कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता है तो वहां की जमीन बड़े प्रोजेक्ट की बात नहीं है सर, बीजेपी के नेताओं पर खुद सरकार की एजेंसियों का आरोप है। की बात नहीं होनी चाहिए। खुद आप ही की सरकार का आरोप लेटेस्ट में मनोज, अभी लेटेस्ट में डीएम फैजाब अयोध्या ने एक सूची जारी की है जिसमें लगभग 35 लोग हैं और उसमें टॉप 35 में मोस्टली जो है वो मौजूदा सरकार के लोग।
वो मैं उस पर जाना नहीं चाहता, उस विषय पे मैं विषयांतर नहीं होना चाहता, लेकिन मैं इन्फॉर्म कर रहा हूं। एक मैं बड़ी बात आपको बताता हूं, मैंने वैध अवैध दोनों चीजों को इसलिए उठाया कि मुझे लगा कि पैनल में बैठे लोग इसका समर्थन करेंगे और उस बात को रखेंगे जिससे आपने कि मेरे प्रश्न इस का देश उत्तर में नहीं तमाम दिया, सारी मनोज चीजें भाई, बेहतर हों। कि मैं वक्फ अब बोर्ड मैं के एक एक अलावा करके मैथिल जी गलत बात। रुक जाइए, रुक जाइए, ऐसे नहीं, ऐसे रुक बहस जाइए। नहीं हो सकती। सरकारी शक्तियां मिली मैथिल हुई जी हैं, ऐसे मैं तो बहस केवल नहीं हो इतना पाएगी। पूछना चाहता हूं। ऐसे नहीं हो पाएगी। एक सेकंड, वो अपनी बात खत्म कर ले। मनोज यादव, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं और बहुत बड़ा, चूंकि आप अयोध्या जनपद से हैं तो लखनऊ के बारे में चिरपरिचित होंगे और जानते होंगे। यहाँ पे सरकारी जो संस्थाएं हैं, जैसे एलडीए हुआ, आवास विकास हुआ, इन सारी जो सरकारी कॉलोनियां डेवलप करती हैं अथॉरिटीज, इन अथॉरिटीज के पार्क हैं और इन पार्कों में आप जाके देख लीजिए। मैं विरोधी नहीं हूं इस बात का, फिर मैथिल जी तो हमको विरोधी बना देंगे, लेकिन मैं एग्जाम्पल सेट कर रहा हूं। आप किसी भी पार्क में जाके देख लीजिए, हर तीसरे पार्क में आपको एक मंदिर बना मिलेगा। ना आपको किसी पार्क में गुरुद्वारा मिलेगा, ना आपको कहीं चर्च मिलेगा, ना आपको कहीं मस्जिद मिलेगी। हर पार्क में तीसरे मंदिर नहीं मंदिर होगा है। तो क्या होगा? अरे सुन लीजिए, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, हिंदुस्तान अब में थोड़ा मंदिर धैर्य नहीं होगा रखो, तो क्या होगा? धैर्य बुलडोजर रखो, चलवाइएगा मंदिर धैर्य पे। रखो। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि सरकार एक बिल लेके आए और बिल लाके ये कह दे कि क्या हिंदुओं वैध को है और क्या अवैध पार्क में मंदिर बनाने की अनुमति जैसे सरकार वक्फ बोर्ड देती है। 1995 बिल या लेके आए हैं, सभी ऐसे को बिल ले आए। मस्जिद या, अरे देखिए, आप क्यों इतना बेचैन हो रहा है? मैं भी हिंदू नहीं, हूं, बेचैन आपसे नहीं बड़ा हो रहा हूं, मैं तो हिंदू हूं। पूछ रहा हूं ना। वक्फ बोर्ड के मैथिली ऊपर तो में आपने आपसे उत्तर बड़ा दिया हिंदू नहीं। हूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने वक्फ बोर्ड मैं के आपसे एक्ट को बड़ा पढ़ा है हिंदू क्या? हूं, थोड़ा सा सरकारी शक्तियां थोड़ा सा दायरे में इतनी रह के सारी बोलिए। एक वक्फ अरे बोर्ड को सुनिए, दी गई हम हैं, भगवान किसी कृष्ण और के बोर्ड को वंशज दी हैं। गई है क्या? हिंदुत्व के करते बाद हो नहीं, यार। वो योगी आदित्यनाथ जी तय करें कि पिछले 6 साल से झुंझुना बजा रहे थे उत्तर प्रदेश में, या जांचें करवा रहे हैं? अरे झुंझुना नहीं बजा रहे, बुलडोजर मैं ये चला जानना रहे हैं। चाहता हूं, इसीलिए अगर तुम लोग सरकार चिल्ला रहे हो। एक भाई, एक जांच कराना करके चाह रहे इसलिए चीखम परेशान चिल्ली हो नहीं, रहे हो, मैथिल जी। क्योंकि झुंझुना नहीं बजाते योगी क्या हुआ? आदित्यनाथ, वो नहीं, बुलडोजर आप इतना चलाते हैं परेशान सीधा। क्यों हो रहे हैं? एक एक क्या हुआ? ब्लड एक एक प्रेशर करके बढ़ गया क्या? एक एक करके नहीं, ऐसे नहीं, बहस नहीं, नहीं बीपी होगी। तो आप ब्लड लोगों प्रेशर का ऐसे बढ़ बहस नहीं गया। होगी, देखिए, मुझे बीच में आना पड़ेगा। जनता ने आप- मैं इसलिए आप- शोर ज्यादा हम हो रहा है, अपनी बहस बात कम। रखने में विश्वास रखते हैं। हम एक इस एक तरह करके पे ठीक बहस है। करने मनोज पे जी, आपकी विश्वास बात नहीं हमने करते। सुन ली। आप कह रहे हैं क्या वैध क्या अवैध, आप अपना वही डेफिनेशन वाला पॉइंट परिभाषित हो, तय हो कि क्या वैध है और क्या अवैध। ठीक, आसिम वकार, आपकी फाइनल बात। देखिए, मैंने जो सवाल उठाया था उसको या तो नजरअंदाज कर दिया गया या जवाब देने की जरूरत नहीं समझी गई। मसला वैध और अवैध का हो रहा है। जो महंत नरेंद्र गिरी थे वो छोटी मोटी शख्सियत नहीं थे, वो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे। और जब उनका कमरा खोला गया तो नगद और सोने के साथ साथ अरबों रुपए की प्रॉपर्टी के भी पेपर मिले। एक महंत के पास इतनी प्रॉपर्टी के पेपर, मैं जानना चाह रहा हूं। मनोज ने भी बात कही, बहुत अच्छी बात कही कि कोई पार्क ऐसा नहीं है जहां पर आप कब्जा करके मंदिर नहीं बना रहे। तो या तो योगी जी घोषित कर दें नमाज नहीं पढ़ते कि सारे, नहीं, मैं एतराज, सुनिए, मैं एतराज नहीं कर रहा हूं। आप मैथिल जी बहुत बड़े हिंदू हैं, एक लेटर लिखिए योगी जी को। आपके ऐतराज सुनिए, से कोई एक फर्क लेटर नहीं लिखिए पड़ने योगी जी को कि जितने मंदिर पार्कों में हैं वो सब जमीनें पार्क हटाकर मंदिर को दे दी जाएं। है हिम्मत लिखने की, आप लिखिए। वाला। अरे ये तो वक्फ बोर्ड के पास है ना भैया शक्तियां, कि वो जो भी प्रॉपर्टी चाहेगा वो कह देगा ये मेरी है तो वो उसकी हो जाएगी। इसलिए तो 8 लाख एकड़ से ज्यादा क्यों उनके बेहुदा पास बात जमीन कर रहे हो है। भाई? पूरा देश देख रहा है, एनडीटीवी बहुत बड़ा चैनल है। अरे तो भैया मैं तो सच्ची आप तो अपनी बोल रहा हूं, मानसिकता तभी का तो सच परिचय बोल क्यों रहा दे हूं रहे हैं आप टीवी इस के तरह का? ऊपर। पूरा देश देख रहा है आपको। जब जी, जवाब ठीक है, ना मेरे हो पास तो अकलमंद खत्म आदमी हो चुप गया। रहता सूर्य है। प्रकाश मैथिल, आसिम अकलमंद वकार, आदमी मनोज यादव खामोश और रहता डॉक्टर है। विशाल मिश्रा। ये अकलमंद आदमी की पहचान होती है। हाँ, अकलमंद आप ही लोग और हैं, बेवकूफ सिर्फ आदमी बोलता प्रकाश रहता जी। है। तभी तो वक्फ बोर्ड नहीं, को अकलमंद आपने बेवकूफ 1995 छोड़िए। में बिल्कुल मेन है सर। चीज ये है कि अगर कार्रवाई करनी है, क्या अवैध है और क्या नहीं है, इस पर अगर कार्रवाई करनी है तो क्या वो समूची कार्रवाई हो रही है या नहीं हो रही है। और अगर नहीं हो रही है, अयोध्या में इतना बड़ा घोटाला कर दिया। हाँ। अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट में इतना बड़ा घोटाला कर दिया गया कि आपके कोर्ट मेयर चले का नाम आ जाइए गया, ना। आपके विधायक अगर का नाम आ घोटाला गया। हुआ तो कोर्ट चले जाइए ना। कोर्ट खुले हुए हैं कि नहीं खुले हुए हैं? कोर्ट चले जाइए। मतलब बेमानी करे आप, कोर्ट जाए हम। कोर्ट चले आपने जाइए एक्सेप्ट ना। तो किया घोटाला आप हुआ आरोप है? लगाएंगे, सिर्फ आरोप लगाएंगे। नहीं, आप आरोप राम लगाएंगे मंदिर आप? के जमीन में घोटाला नहीं, करे आप ले रहे आरोप हैं। लगाएंगे, आपके पास आप क्या इतने सबूत बड़े है? सूर्य घोटाले प्रकाश बाज मैथिल हो जी, साहब। मुझे एक काम करना पड़ेगा। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और आप- ब्रेक में जाते ही, एक सेकंड, यहां पर मैं बीच में आ जाऊं, चीकम चिल्ली हो रही है, ये नहीं, ब्रेक में जाते ही
मैं मैथिल जी को वो राइट अप भेजूंगा जिसमें खुद सरकार और सरकार के अधिकारी ने कार्रवाई शुरू की है, जिसमें बहुत सारे नेता बीजेपी के हैं अयोध्या में। तो फिर ये जो बात कहना, मतलब आपकी खुद की सरकार एक्सपोज कर रही है उनको और उसके बाद भी डिफेंड किया जा रहा है। तो क्या ये समूची कार्रवाई होनी चाहिए उन सब लोगों पर जो कि भूमाफिया बन गए धर्म के नाम पर, या फिर ये एक तरफा कार्रवाई? एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, एक और ब्रेकिंग न्यूज दिखाएंगे आपको ब्रेक के बाद। और हेट स्पीच को लेकर दाखिल याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और जस्टिस के एम जोसेफ ने कई अहम टिप्पणियां की हैं। सीधे चलते हैं अपने सहयोगी आशीष भार्गव के पास। आशीष, टीवी एंकरों के खिलाफ भी बोला है सुप्रीम कोर्ट और केंद्र से भी सवाल पूछे हैं, जरा बताइए क्या हुआ? जी देखिए, हेड स्पीच को लेकर संकेत बहुत सारी याचिकाएं यहाँ पर हैं। धर्म संसद को लेकर याचिका है कि जिस तरह हिंदुओं के खिलाफ जो वहाँ धर्म संसद में मुस्लिम के खिलाफ बात की जाती है, बयानबाजी की जाती है। इसके अलावा और भी हैं, चुनाव से पहले जो हेड स्पीच दी जाती हैं उन पार्टियों की मान्यता रद्द हो, इस तरह की हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज कड़ा रुख अपनाया और कहा है कि आप टीवी देखिए, जब भी आप टीवी खोलेंगे वहां पर डिबेट, इंटरव्यू सब चलता रहेगा। एंकर के ऊपर बड़े सवाल उठाए कि एंकर जवाब किसी को नहीं देने देते, वो मेहमान को बुला लेते हैं और एक तरह से कुचल डालते हैं अपने सवालों से, लंबे लंबे सवाल पूछते हैं, जवाब जब उनको देना होता है तो उस समय उनको जवाब नहीं देने देते। किस तरीके से हेट स्पीच सबसे ज्यादा टीवी, मीडिया और सोशल मीडिया फैला रहा है, ये बताया है। और ये भी साथ साथ सवाल उठाया है कि केंद्र सरकार से पूछा है कि आप चुप क्यों हैं? सबसे ज्यादा हेट स्पीच तो टीवी की डिबेट में फैलाया जा रहा है, तो केंद्र सरकार क्यों चुप है? क्यों नहीं कोई सख्त मैकेनिज्म, नियामक तंत्र, रेगुलेशन इसके लिए लाए जाते हैं? 2 हफ्ते का टाइम दिया है, 23 नवंबर को अगली सुनवाई होगी। लेकिन जस्टिस के एम जोसेफ ने बहुत बड़े सवाल उठाए और कहा है कि ये राजनेता हैं जो इसका फायदा उठाते हैं। टीवी जो है उनको एक मंच देता है और जिस तरह की डिबेट होती है वो डिबेट नहीं होनी चाहिए। एक सख्त चेतावनी देने की जरूरत है, एक मैसेज देने की जरूरत है कि टीवी एंकरों को भी कि अगर वो इस तरह की का काम करेंगे तो उनके खिलाफ भी एक्शन हो सकता है। ये जस्टिस के एम जोसेफ ने कहा है और कहा है कि केंद्र सरकार को इसको आगे बढ़ना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट देख रहा है सारे मामले को, यानी कहीं ना कहीं वो समझ रहे हैं कि जिस तरह की डिबेट चैनलों में चलती है, जिस तरह से एंकर बिहेव करते हैं, वो कहीं ना कहीं देश के लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रहा है। ये बात भी उन्होंने कही है कि हमें नहीं लगता कि कोई धर्म जो है वो हिंसा फैलाता है, हिंसा फैलाने में शामिल रहता है। लोकतंत्र एक जवाबदेह, यहाँ पर जो लोकतंत्र है वो एक जवाबदेही वाला लोकतंत्र है, इसलिए केंद्र सरकार को जवाब देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी इशारा किया है कि हो सकता है कि कल को विशाखा गाइडलाइन की तरह जब वर्क प्लेस पर यानी काम के स्थल पर जो यौन अपराध होते हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट महिलाओं का होता है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने खुद आगे बढ़कर एक विशाखा गाइडलाइन तैयार की थी कि ऐसी नौबत ना आए कि ऐसी कोई गाइडलाइन सीमाओं में रहकर बनानी पड़े। तो बड़ा मुद्दा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाया और कहा है कि टीवी मीडिया को कम से कम ये मंच नहीं बनना चाहिए। लोकतंत्र के जो स्तंभ है वो सब स्वतंत्र माने जाते हैं और वो फोरम ना बने कि जहां पर राजनीतिक दल अपना फायदा उठाएं और इस तरह से लोकतंत्र को ठेस पहुंचाएं। ये आशीष, ये आपने एक बड़ी रोचक बात बताई। तो जिस तरीके के की विशाखा गाइडलाइंस हैं, हर कंपनी में एक विशाखा कमेटी होती है यौन उत्पीड़न के मामलों से निपटने के लिए। क्या सुप्रीम कोर्ट ने यह सुझाव दिया है कि हमको मजबूर मत कीजिए कि हमको एंटी हेट गाइडलाइंस बनानी पड़े? जी बिल्कुल, देखिए विशाखा गाइडलाइन भारत में पहले कोई कानून नहीं था, ये सुप्रीम कोर्ट में ये मुद्दा उठा। सुप्रीम कोर्ट ने देखा जबकि इस तरह का कोई कानून नहीं है तो उसने विशाखा गाइडलाइन एक तैयार कर दी और ये संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि न्याय के हित को पूरा करने के लिए, न्याय के सिरे को पूरा करने के लिए वो कोई भी कदम उठा सकता है। और ये कोई भी कदम जो होता है संकेत, ये एक अपार शक्ति लेके आता है जो संविधान ने भारत के सुप्रीम कोर्ट को दी है। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल ये कह रहा है कि कोई ना कोई नियामक तंत्र होना चाहिए। जस्टिस जोसेफ ने बताया कि किस तरह इंग्लैंड में एक चैनल के भारी जुर्माना लगाया गया था, भारत में ऐसा क्यों नहीं हो सकता है।
क्यों अनियंत्रित होते हैं टीवी मीडिया, क्यों सोशल मीडिया और टीवी जो है इस तरह की डिबेट दिखाते हैं, इस तरह की हेट स्पीच को फैलाने का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो ये नसीहत दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी देख रहा है कि जिस तरह की डिबेट्स होती हैं, क्योंकि जस्टिस जोसेफ कह रहे थे कि जब भी आप टीवी खोलते हैं आपको इस तरह की चीज़ दिखाई देती है, और वो इस तरह की टीआरपी का खेल होता है कि आप उसमें उलझ जाते हैं। टीवी जो है वो वहाँ पर जिस तरीके से दिखा रहा है उसमें एंकरों पर जो सवाल उठाएं, किस तरीके से एंकर बड़े बड़े सवाल पूछते हैं, मेहमान पहले बुलाते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं, फिर सवाल का जवाब नहीं देने देते हैं और एक तरीके से अपने सवालों से उसको कुचल डालते हैं। ये तमाम बातें कही है और कहीं कहा है कि सबसे ज्यादा फायदा राजनीतिक पार्टियों को होता है। जी आशीष भार्गव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं।